सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हमने आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर के गणित विषय के सिलेबस को डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में। और दोस्तों, इस क्लास से हम लोग आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है उसको चैप्टर वाइज बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। इसी क्रम में जो पहला आपका चैप्टर है दोस्तों, वो देखिए है कर्णी वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल तथा इन पे आधारित संक्रियाएं। ये जो पहला चैप्टर है इसमें दोस्तों आपको कर्णी, घातांक, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल कैसे निकालते हैं और इन पे आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है आपके पहले चैप्टर में वो है कर्णी और घातांक, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो कर्णी और घातांक सबसे बेसिक जो है इस चैप्टर में, पहले वो हम देख लेते हैं। तो कर्णी से पहले दोस्तों आप घातांक हम लोग देख लेते हैं। घातांक से आप लोग ज्यादा फेमिलियर हैं, आप लोग को आसान भी लगेगा। तो घातांक को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम कर्णी को देखेंगे। दोस्तों, आप लोग को घातांक और कर्णी ही पढ़ना है इस टॉपिक में, और घातांक और कर्णी के क्या नियम होते हैं यह देखना है। तो घातांक आसान है, पहले आप घातांक समझ लीजिए, तब आपको कर्णी भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से हम देखेंगे। देखिए, घातांक जिसे हम लोग इंडिसेस बोलते हैं या जनरली हम लोग घात या पावर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है घातांक। किसी बड़ी संख्या को संक्षिप्त में प्रदर्शित करने के लिए उसे घात के रूप में लिखा जाता है। तो कोई भी बड़ी संख्या हो उसको छोटे रूप में, कॉम्पैक्ट रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है, यही है निरूपण है। एक तरीके से किसी चीज का प्रदर्शन है कि इस चीज के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1000 जो संख्या है उसको किस प्रकार से लिखा गया है, 10 के घाते 3 यानी 10 लिखा गया है और इसके ऊपर एक छोटी सी संख्या लिखी गई है 3। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 10 के घाते 3 या 10 टू द पावर 3, इस प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो इसे किस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। और इसी को जितनी बार 10 का गुणा हो रहा है उतनी हम लोग घात लगा देते हैं। तो 10 का गुणा यहाँ 3 बार हो रहा है तो 10 के घात में 3 लिख देंगे, यानी कि 10 के ऊपर ऐसे छोटे में 3 लिख देंगे। इसका मतलब होता है 10 का 3 बार गुणा। ठीक है, तो देखिए 10 के घाते 3 में 10 आधार यानी कि बेस है और 3 उसकी घात या घातांक पावर है। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि घातांक क्या होता है। किसी भी संख्या को छोटे रूप में हम लोग निरूपित करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। और कैसे दर्शाया जाता है, उस बड़ी संख्या को हम लोग किसी छोटी संख्या के घात के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि घात क्या होता है, आधार बेस क्या होता है, और किसी संख्या का घात हम लोग किस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक, अब इसी घातांक के नियम हमको पढ़ना है कि घातांक के नियम क्या क्या होते हैं। देखिए, घातांक के नियम, अभिव्यक्तियों को हेर फेर करने के लिए घातांक के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। अब दोस्तों आपने देखा कि संख्या पर घात किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, और अब इन घात पे जो आधारित प्रश्न होंगे उनको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से जो प्रश्न हमको दिया रहेगा उसमें हम किस प्रकार से हेर फेर कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करके छोटा कर सकते हैं। यह हम लोग कुछ रूल्स से करते हैं, कुछ नियम से करते हैं। वही नियम हमको यहाँ पे घात के पढ़ने हैं। तो पहला नियम आप देखिए, a के घाते 0 बराबर 1, मतलब कोई भी संख्या है, जैसे 5 एक संख्या है, 5 के घात में अगर 0 लिख दिया गया तो इसका मान 1 हो जाएगा। कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संख्या आप ले लीजिए, जैसे 2,30,425 आप लिख लेंगे और इसके घात में अगर 0 लगा दिया गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या के घात में अगर 0 लिखा है तो उसका मान 1 होता है। यह है घात का पहला नियम। ठीक है,
तो पहला नियम आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे। अब घात का दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा नियम है, अगर किसी संख्या मान लेते 7 है, इसके घात में ऋण 2 है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? जैसे a के घाते माइनस m है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई a के पावर m। ठीक है, a के घाते m, जो ऋण चिन्ह है वह हट जाएगा। जब हम बटे में संख्या को ले आएंगे तो ऋण का चिन्ह हट जाएगा, यानी कि 7 के घाते ऋण 2 अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे 7 के घाते 2। ठीक, अगर कहीं पे लिखा है 7 टू द पावर माइनस 2 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 7 टू द पावर 2। ठीक है, तो माइनस हट जाता है। इस प्रकार से आप दूसरा नियम समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब तीसरा नियम है, देखिए अगर a के पावर m है इंटू a के पावर n है तो ये बराबर होता है a के पावर m प्लस n। ये पावर में है m प्लस n, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। जैसे कोई संख्या है 11, 11 के घात में है 3, फिर गुणे है 11 के घात में 2। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं 11 के घात में ये जो घात है, पहली संख्या पे जो घात है 3 और दूसरे पे जो घात है उसे दोनों को हम जोड़ के लिख सकते हैं, यानी कि 11 के घात 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस नियम में क्या होता है दोस्तों, अगर दो संख्याएं जिनका आपस में गुणा हो रहा है वह समान है और उनकी घात चाहे अलग अलग हो या फिर समान हो, हम क्या कर सकते हैं, उनको एक ही आधार पे रख के घातों को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 11 यहाँ पे भी आधार में था, मतलब कि बेस यहाँ पर भी 11 था और यहाँ पे भी बेस 11 था, मतलब कि ये जो आधार है a वह समान होना चाहिए दोनों जगह। तब फिर हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का आधार सेम करके, आधार तो सेम है, आधार वही रखेंगे और पावर में क्या आ जाएगा, पावर में दोनों घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो तीसरा नियम भी दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। अब चौथा नियम हम लोग देखते हैं घात का। चौथा नियम है a के पावर n भागा a के पावर n। इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n। अब यहीं पे जैसे आपने देखा पिछला एग्जांपल 11 के घात 3 था और फिर गुणे 11 के घात 2 था। अब यहीं पे अगर भाग होता 11 के भागा 11 के पावर 3 भागा 11 के पावर 2, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसे हम लोग लिख सकते हैं 11 और पावर में 3 माइनस 2, यानी 11 के घाते 1, जिसे हम लोग 11 लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के घात में अगर 1 आ रहा है तो उसका मान उस संख्या के बराबर ही आता है। ठीक है, तो 11 के घात 1 मतलब 11 ही। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आधार समान है और संख्याओं में आपस में भाग हो रहा है तो हम लोग आधार को समान रखते हुए घातों को आपस में घटा देते हैं। ठीक है, जैसे 11 के घाते 3 में भाग जा रहा था 11 के घाते 2 से, तो हमने क्या किया, आधार को समान रखते हुए 11 को ऐसे ही रखना है आपको एज इट इज और घातों को आपस में घटा देना है, 3 माइनस 2 कर देना है। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 11 के घाते 1 और किसी भी संख्या के घात में अगर 1 है तो उसका मान कितना होता है, उसका मान उस संख्या के बराबर होता है। 11 के घाते 1 बराबर 11 हो जाएगा। अब हमें देखना है पांचवा नियम। घात का पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम कहता है अगर कोई संख्या a है और उसके घात में m है और इस पूरे के घात n है तो क्या होता है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि a टू द पावर m इंटू n हो जाता है। जैसे कहीं पे लिखा हो 5 के घाते 2 और इस पूरे के घात में 3 हो तो क्या होगा, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 के घाते 2 गुणे 3, यानी कि 5 के घाते कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक, तो अगर कोई संख्या ऐसी है जिसपे घात लगा है और उसके बाद उस पूरे पे घात लगा है तो क्या होगा, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे एग्जांपल। अब छठवां नियम क्या कहता है ये हमें देखना है। किसी संख्या में
देखिए घात जो है वह अगर बटे के रूप में है, जैसे यहाँ पे a के घाते m/n है, यानी कि जैसे कोई संख्या है, संख्या के जैसे 5 है, 5 के घात में 2/3 है, इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे हम लोग दोस्तों करणी के रूप में लिख सकते हैं। यह नियम अभी मैं आपको करणी में बताऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी करणी बेसिक आपको समझना बाकी है। तो ये रूल आपको करणी में भी देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने यहाँ पे दोस्तों समझ लिया कि घात क्या होता है और घात के नियम क्या होते हैं। इन्हीं पे आधारित आपको प्रश्नों को सॉल्व करना रहता है। प्रश्नों को आप सॉल्व करके छोटे में ले आते हैं, ठीक है। इन्हीं नियमों के, यही जो नियम है यह आपके बिल्कुल मस्ट हैं, यह नियम आपको पता ही होने चाहिए। इन नियम पे आपको प्रश्न प्रैक्टिस करने ही करने हैं, ठीक है। तो इन नियमों को आप ध्यान में रखिएगा और इन पे प्रश्न प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। अभी आप मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा कि आपको ये नियम समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए करणी सर्ड्स। करणी क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। किसी वास्तविक धन यानी कि पॉजिटिव इंटीजर राशि के मूल को करणी कहते हैं यदि इसके मान को पूर्णतः ज्ञात ना किया जा सके। तो करणी हम किसे कहते हैं? किसी भी वास्तविक धन राशि के मूल को हम लोग करणी कहते हैं जब उसका मान पूर्णतः ज्ञात ना किया जा सके। अब समझिए कि करणी है क्या। कोई वास्तविक धन राशि है। धनात्मक राशियां कौन कौन सी हैं? जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ये सभी राशियां क्या हैं? ये धनात्मक राशियां हैं। अब इनके मूल को, इनका मूल क्या हो गया? जब इन पे कोई मूल चिन्ह हम लोग लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? इनका मूल हो जाएगा। और मूल चिन्ह क्या होता है? देखिए करणी को प्रदर्शित करने के लिए मूल सूचक चिन्ह इस प्रकार से आपको बनाना है। और यहाँ पे एक करणी की घात होती है, जैसे यहाँ पे n लिखा गया है, ये करणी की घात होती है। और बीच में संख्या होती है, जैसे यहाँ पे √2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 या a कोई संख्या आ जाएगी या x कोई संख्या आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? करणी कहते हैं। करणी कब कहेंगे? जैसे जब यह पूर्णतः सॉल्व नहीं होता है तब हम इसे करणी कहते हैं। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि कोई संख्या जो इस प्रकार से करणी में 7 और यहाँ पे घात 3, तो ये क्या हो गया? यह करणी हो गया। और 7 यहाँ पे क्या है दोस्तों? 7 यहाँ पे करणीगत संख्या है और 3 क्या है? 3 यहाँ पर करणी की घात है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको नोट करके अच्छे से बताया भी है। देखिए माना n√x एक करणीगत संख्या है, इसका आधार अर्थात x करणीगत राशि कहलाती है। यहाँ पे अगर इस प्रकार से n√x लिखा गया है तो इसमें x क्या है? x करणीगत राशि है तथा n करणी का घातांक है या घात, जिसे हम लोग कहते हैं, पावर कहते हैं। करणी जिसे हम लोग रूट भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। करणी की पावर क्या है? यहाँ पे n है और करणी में n का मान कुछ ना दिए होने पर 2 मानते हैं। अगर केवल करणी लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे √5, तो 5 तो करणीगत संख्या हो गई हमारी, ठीक। और करणी की घात यहाँ पे जब लिखी नहीं होती है तो क्या होता है? करणी का घात, करणी का घात तब 2 होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ गए कि करणी क्या होता है, करणीगत राशि क्या होती है, करणी की घात क्या होती है। अब जैसे अगर करणी में 4 दिया है तो ये सॉल्व होके 2 आ जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग करणी नहीं बोलेंगे। जिन राशियों के लिए सॉल्व नहीं होता है उसी को हम लोग करणी बोलते हैं। जैसे कि करणी में √2, √5, 3, √17
इन सभी का जो मान होता है यह पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम लोग करणी बोलते हैं। ठीक है, तो अब करणी के नियम क्या होते हैं, करणी को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें अब हम आगे देखते हैं। देखिए करणी के नियम, रूल्स ऑफ सर्ड्स। तो पहला नियम है n रूट a के घाते n अगर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए दो रूप होते हैं, या तो आप करणी के रूप में लिखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है n रूट a, n करणी में a लिखा गया है। ठीक, ये तो इसका हो गया, ये तो इसका हो गया करणी वाला रूप। अगर इसको हम घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में इसे हम लोग लिख सकते हैं a के घाते 1/n। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो कोई भी संख्या दी हो, अगर जैसे √5 दिया गया है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के घाते 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि करणी वाले रूप से हमें घात वाले रूप में लाने के लिए क्या करना है, जो करणी की घात है उसे संख्या के घात में 1 के बटे के रूप में लिख देना। जैसे यहाँ करणी की जो घात थी वो 2 थी, तो इसे हमने क्या किया है, 5 के घात में 1 के बटे के रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो यह आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, करणी रूप और घातांकीय रूप इसे बोलते हैं। ठीक है, तो करणी रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है संख्या को, और घातीय रूप में इस प्रकार से। ठीक, तो आसान है। अब पहला नियम हम देख रहे थे। देखिए पहले नियम में क्या लिखा है, n रूट a के घाते n बराबर a के घाते 1/n के घाते n बराबर a। तो अगर कोई संख्या हमें करणी में दी गई है और उसकी घात जो है करणी की, और उस पे जो घात है संख्या पे, वह अगर बराबर हैं तो सीधे सीधे हम संख्या को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जैसे दिया गया है n रूट a के घाते n, तो अब इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया जो करणी रूप है इसको घात के रूप में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम लोग घात के रूप में लिख सकते हैं a के पावर 1/n, और यहाँ पे घात में है n। ठीक, तो एक नियम मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया है, अभी घात के नियमों में मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर a के पावर m हो और इसके पावर n हो तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n, घात में ही। ठीक, तो यहाँ पे घातों का गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a के घाते 1/n गुणे n। तो यहाँ ऊपर जो n है और बटे में जो n है वो कट जाएगा, एक बचेगा a के पावर 1। यानी किसी संख्या के घात में अगर 1 है तो मैंने पहले ही आपको बताया कि उस संख्या का जो मान होता है वही हो जाता है। यानी कि a के घाते 1 है तो इसका मान कितना आएगा, a आएगा। तो वही यहाँ पे नियम आपको बताया गया है, मैंने आपको सॉल्व करके अच्छे से समझा भी दिया कि अगर किसी संख्या पे करणी लगी है और उस पे जो घात लगी है, और करणी की घात और संख्या पे जो घात है वह अगर बराबर है तो सीधे सीधे उसका मान उस संख्या के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस पे आधारित हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है 3√64, या इसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं घनमूल 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए 3√64 है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, करणी में 3, करणी में 64 है तो 64 को क्या लिखा जा सकता है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 64 को 4 गुणे 4 गुणे 4 लिखा जा सकता है। अब किसी संख्या का अगर 3 बार गुणा हो रहा है तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस संख्या पे 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमने लिख दिया। अब कोई संख्या 4 के घाते 3 है जिसपे करणी लगी हुई है 3 घात की, तो इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 4 के घाते 3 पे 3 की करणी लगी हुई है, तीसरे मूल की करणी लगी हुई है, तो इसे हम लोग घातीय रूप में कितना लिख सकते हैं, इसे हम लोग घातीय रूप में लिख सकते हैं 1/3।
3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। इतना आप समझ पा रहे होंगे। जो करणी के रूप में लिखा था उसे हम लोगों ने बस घात के रूप में लिख दिया है। ठीक है, घातीय रूप में, करणी के रूप में लिखा था, इसे हमने घात के रूप में लिख दिया है। 4 के घाते 3 और उसके घाते 1/3। अब आपको पता है कि a के पावर n और उसके पावर n हो तो क्या होता है, a के पावर m इंटू n हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया घात वाले रूल में जो हमने पढ़ा है, अगर a के पावर m के पावर n हो तो क्या हो जाता है, उसी आधार पे दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि a के पावर m इंटू n हो जाता है। वही यहाँ पे दोस्तों हमको कर लेना है। देखिए 4 के घाते 3 है और पूरे के घाते 1/3 है, तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 4 के घाते 3 गुणे 1/3। अब 3 से 3 कट जाएगा, एक हर में है एक अंश में है, तो बच जाएगा 4 के घाते 1 और 4 के घाते 1। किसी भी संख्या के घात में 1 लगा हो तो उसका मान कितना होता है, उस संख्या के बराबर। इसका मान आ जाएगा 4। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो पहला नियम है हमारा, किसी भी संख्या पे अगर करणी लगी हुई है और घात लगी हुई है, दोनों एक साथ लगा हुआ है, और करणी का घात और जो घात उस पे लगी है दोनों का मान अगर बराबर है तो पूरे का मान कितना हो जाएगा, पूरे का मान उस संख्या के मान के बराबर हो जाएगा। तो यह दोस्तों आप सीख गए होंगे। यहाँ पे एक प्रश्न और इस पे आधारित हम लोग देख लेते हैं। देखिए 3√5 टू द पावर 3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 5 टू द पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्यूब रूट ऑफ 5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता क्यूब रूट ऑफ 5 केवल लिखा होता तो ये इसका करणी वाला रूप हो गया। इसे हम लोग घातीय रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 के घात में 1/3 जो करणी का मान है वही यहाँ पे हम लोग लिख देते 5 के घात 1/3। लेकिन अब यहीं पे 3√5 तो है पर इसके घात में 3 भी है, तो यही जब यहाँ पे घात में 3 लगा है तो यहाँ पे हम लगा देंगे। यहाँ पे हमने लगा दिया। अब देखिए 5 के घाते 1/3 है और उसके घाते 3 है, तो घातों का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यानी कि 5 के घाते 1/3 गुणे 3, ये कितना आ जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, 5 के घाते 1 बचेगा, 5 के घाते 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी संख्या पे लगी करणी की जो घात है और उस संख्या पे जो घात है दोनों का मान अगर बराबर होता है तो पूरे का मान उस संख्या के बराबर आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर 2 है n करणी a इंटू b बराबर क्या हो जाएगा, अगर करणी में दो संख्याओं का गुणा हो रहा है तो हम लोग उन दोनों संख्याओं को अलग अलग करणी में, करणी की घात समान होगी और उनको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर n करणी में a इंटू बी लिखा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं n करणी a इंटू n करणी b। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों इस पे आधारित हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। करणी में 18 का मान ज्ञात करो। अब देखिए करणी में 18 दिया गया है, तो अभी आपने पढ़ा कि करणी में a इंटू बी अगर दिया हो तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो करणी में 18 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। और अब अलग अलग हम लोग लिख लेते हैं, जैसे करणी में a इंटू बी दिया गया है तो अब हम लोग करणी अलग अलग कर लेते हैं। तो करणी में 9 गुणे करणी में 2, घात वही रहेगी करणी की, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है तो करणी की घात 2 है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो करणी की घात वही रहेगी और संख्याओं को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 यानी कि 3 के घाते 2, फिर गुणे इसे कितना लिख देंगे, √2। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे करणी की घात 2 है और 3 के भी घाते 2 है, यानी कि इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 और √2। ठीक, इस प्रकार इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√2 आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से
हम इसको हल कर सकते हैं। या जैसे कि अगर कहीं पे √5 गुणे √2 भी लिखा हो तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, रूट में 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी वाइस वर्सा भी ट्रू है। ठीक है, चाहे आप करनी में 10 दिया गया है, इसको आप अलग अलग लिख लो, √5 इंटू √2, या फिर अलग अलग दिया गया है तो आप एक में लिख लो। ठीक है, तो जहां जैसी जरूरत होगी वैसा आप प्रश्न में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों दूसरा नियम आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं करनी का जो तीसरा नियम है। अब तीसरा नियम यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, n√a/b को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं n√a/n√b। अगर भिन्न में कोई संख्या दी गई है और उस पे पूरे पे करनी लगा हुआ है तो हम लोग अंश और हर में अलग अलग करनी लगा सकते हैं, घात वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे आधारित प्रश्न आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए करनी में दिया गया है 12/121 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर करनी में 12/121 दिया हुआ है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ऊपर करनी में 12 फिर बटे करनी में 121। देखिए घात जैसे यहाँ पे 2 थी तो हमने दोनों की घात 2 ही रखी है। ठीक है, घात वही रहेगा। ठीक, अंश और हर में अलग अलग करनी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर पूरे पे भिन्न पे करनी लगी हुई है तो करनी की घात को समान रखते हुए हम लोग अलग अलग अंश और हर पे करनी लगा सकते हैं। देखिए इसको ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4×3 लिख सकते हैं, और नीचे करनी में क्या हो जाएगा, 121 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11×11 लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब अंश में देखिए आप देख पा रहे हैं करनी में 4×3 है तो इसको भी आप अलग अलग लिख सकते हो पिछले नियम के अनुसार। तो ये हो जाएगा करनी में 4 गुणे करनी में 3 बटे, अब ये है 11 का स्क्वायर और घात भी करनी की 2 है तो यहाँ पे सीधे 11 आ जाएगा। सीधे 11 ना लिखते हुए मैं सॉल्व करके लिखता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए ये हो जाएगा करनी में 11 का वर्ग, और फिर इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, करनी में 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर गुणे √3, फिर बाई में अब 11 का स्क्वायर है करनी में, करनी की घात भी 2 है और जो संख्या पे घात है वह भी 2 है तो सीधे सीधे उस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ पे करनी की घात 2 है और 2 पे भी घात 2 है तो केवल डायरेक्टली हम इसे 2 लिख सकते हैं। तो 2√3 बटे 11 यह मान आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई भिन्न दिया गया है हमें करनी में तो हम लोग अंश और हर में अलग अलग करनी लगा सकते हैं घात को समान रखते हुए। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे ये सारे नियम। अब अगला नियम हम लोग देखते हैं, नियम नंबर 4 है m√n√a। अगर पहले कोई करनी लगी हुई है जिसका घात m हो और फिर उसके अंदर करनी लगी हुई है जिसकी घात n है और करनी में संख्या क्या है, a है, तो फिर करनी की घात क्या हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, m×n हो जाएगी करनी की घात, और संख्या उसमें एज इट इज जो संख्या थी वही आ जाएगी a। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे हमें दिया गया है करनी की घात 3, फिर उसके अंदर करनी की घात 2 और अंदर संख्या है 24 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए करनी की घात 3 फिर 2 करनी 24। अब इसे आप किस प्रकार से यहाँ नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं, जो पहली करनी की घात है और गुणे दूसरे करनी की घात यानी कि 3×2 ये हो जाएगा करनी का घात, और करनी में संख्या जो थी पहले एज इट इज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3×2 यानी कि 6 और करनी में 24। तो इस प्रकार से इसे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे 2 करनी आपको दिख रही थी वहां पे अब आपको एक ही करनी दिख रही है और घात जो है
उनका जो घातें थी उनका आपस में गुणा हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मिनिमाइज करके आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद नियम पांचवा देखिए, पांचवा नियम क्या है करणी का। अगर n करणी a के घात में m है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n करणी, और जो अंदर संख्या है, जो भी राशि है उसके पावर में m लिख सकते हैं। कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे करणी के घात में m लगा दो आप या फिर उस संख्या के घात में m लगा दो। ठीक है, करणी की घात वही रह गई है, करणी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना करणी में कोई चेंज हो रहा है, ना करणी के घात में, ना संख्या में कोई चेंज हो रहा है। बस यहाँ पे जो पावर लगा था पूरे करणी पे, उसे हमने संख्या पे लाके लगा दिया है। ठीक है, तो इससे मान में कोई अंतर नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ आप प्रश्न सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न है 4√4 टू द पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे करणी की घात 4 है और अंदर भी 4 है और इसके पावर में क्या है, 2 है, मतलब पूरे की घात कितनी है, 2 है। ठीक, तो अब प्रश्न के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, करणी की घात को 4 रखते हुए ऊपर जो घात है उस पे उसको हम लोग संख्या की घात बना सकते हैं, यानी कि 4 के घात के रूप में लिख देंगे। और अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 करणी में 4 गुणे 4। ठीक, अब 4 है करणी की घात और अंदर देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और इसी प्रकार इस 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, यानी कि इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 और करणी में 2 के घाते 4। ठीक, अब देखिए जो करणी की घात है और अंदर जो संख्या की घात है वह समान है, तो इसे हम लोग कितना लिख देंगे, डायरेक्ट वह संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मान, पूरे का मान कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे भी आपका जो करणी का नियम है वह लग रहा है। सीधे सीधे अगर आपको नियम पता है तो आपको बहुत सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधे संख्याओं को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि नियम जितने हैं वह आपको याद रहना, आपकी प्रैक्टिस में रहना कितना जरूरी है, जिससे आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो जितने भी नियम हैं उनको हम लोग बार बार क्वेश्चन के माध्यम से जब सॉल्व कर लेंगे तो सभी नियम जो हैं वह हमें अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे जरूरी इसीलिए मैथ में बोला जाता है प्रैक्टिस है। तो आप लोग कॉपी पेन ले करके बैठा करिए, जब भी आप लेक्चर देखा करिए तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए, और साथ साथ जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ अभी तो बहुत बेसिक प्रश्न है, आगे और एडवांस प्रश्न भी हम लोग देखेंगे, तो इन प्रश्नों को भी आप लोग साथ के साथ किया करिए। ठीक है, खुद करने में और वीडियो में देखने में बहुत अंतर होता है, तो आप लोग खुद कॉपी पेन पे सभी जितने भी नियम हैं उनको आप लिख लीजिए, खुद सॉल्व करके उन पे छोटे छोटे ये जो प्रश्न हैं उनको जरूर सॉल्व करिए। अब अगला नियम दोस्तों हम लोग देखते हैं, नियम नंबर 6 है घात का नियम जो है, घात का छठवां नियम दोस्तों अब हम लोग देखते हैं। देखिए अगर कहीं पे लिखा है c/a प्लस n√b, अगर यह संख्या इस फॉर्मेट में कोई संख्या लिखी हो, जैसे क्या मान सकते हैं आप, जैसे 7/3 धन 4 और करणी में 10 लिखा हो, इस फॉर्मेट में अगर कहीं संख्या लिखी हो तो उस पे यह नियम लागू होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे इससे गुणा कर देते हैं। अगर किसी भी दी गई संख्या में, किसी भी भिन्न में, आपने नियम पढ़ा होगा भिन्न में, अगर भिन्न कोई है 3/7 या कोई भी भिन्न है, अगर उसमें हम लोग समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो भिन्न में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पे जो आपका करणी का नियम है, छठवां नियम, इस नियम में यही रूल लगाया गया है। और इस प्रकार का अगर फॉर्मेट में आपको प्रश्न दिया है तो सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए जो हर में आपको दिया गया है, जो हर में आपको दिया गया है, उसी हर में बस प्लस की जगह माइनस करके आप ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए।
आपको इस तरीके के फॉर्मेट को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे c/a प्लस n रूट b दिया गया है, तो यहाँ पे आपको इसको एज इट इज लिख लेना है और जो हर में संख्या है, जो हर में फॉर्मेट है, उसको प्लस की जगह माइनस करके ऊपर नीचे यहाँ पे आपको गुणा कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है 5/2 ऋण रूट में 3 को हल कीजिए। तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करना है हमको। जैसे 5 में 2 ऋण रूट 3 दिया गया है, ठीक है, तो जो भी हर में दिया गया है उसका चिन्ह परिवर्तन करके हमें ऊपर नीचे गुणा कर लेना है। तो हम किससे गुणा करेंगे? हम गुणा करेंगे 2 धन रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 2 धन रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। देखिए अंश में जब गुणा होगा तो क्या होगा? 5 का गुणा होगा इसमें 2 धन रूट 3 में, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2 धन रूट 3, और हर में देखिए 2 रूट 3 गुणे 2 धन रूट 3, ये आ जाएगा। अब अंश को हम सॉल्व करेंगे तो 5 का गुणा दोनों में होगा, तो पहले 5 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 10, फिर धन 5 का गुणा रूट 3 में होगा तो ये हो जाएगा 5 रूट 3। अब फिर बटे में क्या होगा? बटे में क्या होगा यह जानने के लिए आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? यह फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कहीं पे अगर a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हो तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ आप देखिए एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस रूट 3, यानी कि इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 5 रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4, फिर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे करनी की घात कितनी है? 2 है, और इस पे जो घात है वह भी कितनी है? 2 है। तो संख्या को एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ऊपर देखिए कितना है? 10 धन 5 रूट 3, और नीचे 4 में से 3 घट जाएगा यानी कि 1 बच जाएगा। ठीक, तो हर यहाँ पे खत्म हो गया, 1 बचा जब, तो यहाँ पे आ गया 10 धन 5 रूट 3। अब यहाँ पे चाहें तो हम इसी पे छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 और यहाँ पे 5 कॉमन आएगा तो बच जाएगा रूट 3। तो इस प्रकार से यह सोल्यूशन हो जाएगा। तो यह 6 नियम दोस्तों आपको देखने थे करनी में। तो इस प्रकार से यहाँ 6 नियम हमने करनी में भी देख लिए। अब दोस्तों करनी आपको समझ में आ गया होगा कि करनी क्या होती है, करणीगत राशि क्या होती है, करनी के 6 नियम दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे। और उससे पहले जो मैंने आपको घातांक बताया, घातांक के नियम जो मैंने आपको बताए वह आपको समझ में आ गए होंगे। यह नियम दोस्तों देखिए हमने करनी में पढ़ा था, जो नियम हमने 6वां नियम घातांक में छोड़ा वह हमने करनी में पढ़ लिया। अगर कोई संख्या a है उसके घात में m/n है तो इसे हम कितना लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं a के घाते m, और जो बटे में है, जो बटे में संख्या है उसे हम लोग करनी के घात के रूप में दिखा सकते हैं, यानी कि n करनी में a के पावर m हो जाएगा ये। ठीक है, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं n करनी a टू द पावर m। ठीक, तो अब दोस्तों आप लोग सभी नियम समझ गए होंगे। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की बात है। आप लोग खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक छोटी से छोटी चीजें भी नहीं समझ में आती हैं। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर के साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस करते चलिएगा, तब आपको जो बेसिक है वह बहुत अच्छे से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। उम्मीद है कि सभी नियम, जो घातांक के नियम है, जो करनी के नियम है, घातांक करनी पूरा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आपका बेस बन चुका है। अब आगे हम इस चैप्टर में जो आगे टॉपिक हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आपका जो बेस है इस वीडियो में जितना मैंने आपको बताया वह क्लियर हो गया है तो आप लोग यस जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अब
इसी प्रकार से आगे की भी क्लासेस आप लोग को मिलती रहेंगी दोस्तों। और इस वीडियो को दोस्तों आप अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सभी ग्रुपों में, जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप हैं, जितने भी फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, ताकि सभी लोग आसानी से इन चैप्टर्स को पढ़ पाए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए और सबको यह पता चल जाए कि मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। दोस्तों आप लोग जरूर से वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अभी तक आपने दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा आप और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको मैथ का ये जो नोट्स बन रहा है इसका पीडीएफ अगर दोस्तों आपको चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ऐप का टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वहां पे डीएलएड 4 सेमेस्टर का कोर्स आपको मिल जाएगा। कोर्स में आपको गणित का फोल्डर मिल जाएगा। गणित के फोल्डर को जैसे आप खोलोगे वहां पे आपको सभी चीजें व्यवस्थित क्रम में मिल जाएंगी। आपको सभी चैप्टर के वीडियोस देखने को मिलेंगे, फिर उस चैप्टर का नोट्स देखने को मिलेगा, उस चैप्टर का टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक के माध्यम से, या सीधे आप मोबाइल में प्ले स्टोर में जा करके टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।